भारत जो है ये हमेशा से ये मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ खड़ा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ खड़े थे जब सरकार बनी थी, और उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था कि सरकार अगर बीजेपी की बन गई है तो ये मत समझो कि हम फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है, रिकॉर्ड में है। तो उन्होंने ये बताया कि ये मुल्क जो है हमेशा पिछड़ों के साथ, जो इस दुनिया में जो बेचारे सताए जा रहे हैं, हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो। मुल्क की मिट्टी ऐसी है जो नफरत के बीज को ज़्यादा देर अपने अंदर रखती नहीं, उखाड़ के फेंक देती है। भारत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत के पास अपनी खुद एक विचारधारा है। हम किसी की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। हमारा मुल्क देखता है कि कौन कमज़ोर है, कौन पिछड़ा है, हमारा मुल्क उसके साथ खड़ा होता है। और आप, मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से, हमारी देश की सरकार से, कि हमेशा की तरह जैसे भारत मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है, गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, आगे भी वो ऐसे ही खड़ा होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और जिसको लेकर तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं। वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, ये दोनों जो गठबंधन है, इन दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां राजनीतिक दल जोरों से कर रही है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। जैसा कि आप तमाम वीडियोस को हमारी देख रहे होंगे कि लगातार हम लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे हम जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनता है उसका मूड क्या है। क्या इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है या फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहती है। लखनऊ में हम हैं और ये है हमारे पीछे रूमी गेट, आप देख पा रहे हैं। इसके पीछे अगर आपको हम दिखाएं तो घंटाघर भी है। तमाम लोग यहाँ पर, शाम का वक्त है, जाहिर सी बात है कि सबसे खूबसूरत इलाका है ये पुराना लखनऊ है और यहाँ पर जो है तमाम लोग दूर दराज से घूमने के लिए हर रोज़ आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार लोगों का मूड क्या है और यहाँ की जनता इस बार क्या सोचती है। क्या नाम आपका? तौफीक अहमद खान। तौफीक भाई, जानना आपसे हम ये चाह रहे हैं कि चुनाव का समय है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव भी है, यानी कि चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। इस बार जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता पिछले जब 2014 से 19 का चुनाव आया था तो एक मौका दिया था बीजेपी को जनता ने, और सोचा था कि शायद कोई बदलाव आएगा। फिर थोड़ा सा जनता मायूस हुई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने फिर एक मौका दिया। उन्होंने कहा नहीं 5 साल तो लगता है कि पिछला जो इतना सालों से दूसरी पार्टियां काबिज रही हैं तो उसको सही करने में वक्त तो लगता है। तो जनता ने फिर एक बार उनको मौका दिया, लेकिन जब मौका दिया तो जनता को पता चला कि जनता पूरी तरह से गई है ठग। अब जनता पूरी हो गई है त्रस्त। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस दूसरी पार्टियों का नहीं है, मुकाबला बीजेपी वर्सेस जनता का है। अब जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई है हर तरह से। जितना इन्होंने, आप देख लो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, कहीं पर भी कोई भी ग्रोथ नहीं है। जनता त्रस्त है, आपने कहा कि जनता त्रस्त है, ठीक है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी को होने को है। 14 में जनता ने मौका दिया, 19 में जनता ने मौका दिया, तो कुछ सोच कर मौका दिया। यही तो और बीजेपी का ये कहना है, एनडीए का ये कहना है कि इन 10 सालों में देश को हमने जिस मुकाम पर पहुंचाया तो पिछली सरकार ने नहीं किया। सरासर देखिए, ये झूठ का एक पुलिंदा है। ये सरकार झूठ के ऊपर चलती है। हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी आप सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, इनकी जितनी भी इन्होंने योजनाएं लाए हैं उसके अंदर किस तरह के घोटाले हुए, उस पर बात नहीं करोगे। बॉर्डर पर क्या चल रहा है उस पर बात नहीं करोगे। तुम्हारी जीडीपी कहाँ जा रही है उस पर बात नहीं करोगे। जो ये सब सवाल पूछे तो कहोगे कि पाकिस्तान जाओ। तो ये सब 10 सालों से जो चल रहा है। देखिए, मैं इस देश की खूबसूरती आपको बता दूं। ये देश कभी भी, ये देश एक ऐसा देश है जो कभी भी नफ़रत के पौधे को ज़्यादा देर उगने नहीं देता है। ये मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि नफ़रत के बीज को उगल के फेंक देती है। 5 साल देखा लोगों ने, शायद कुछ नया होगा, 5 साल और देख लिया। अब बस जनता तैयार बैठी है कि इलेक्शन होवे और हम इनसे पीछा छुड़ाएं। अच्छा, गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इसमें तमाम दल हैं। मायावती जी उसमें नहीं है, ओवैसी जी उसमें नहीं है, एमआईएम उसमें नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो है दोनों के लिए राह आसान होगी? जैसे कि चाहे वो मायावती हो, ओवैसी हो, अगर अकेले ये दोनों पार्टियां मैदान में उतरती हैं
तो उन दोनों के लिए राह आसान होगी या फिर इनको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और साथ में चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, संघर्ष करने वालों का जो जीवन होता है वो हमेशा कठिनाइयों से भरपूर रहता है और इस देश के अंदर दलित और मुसलमानों को हमेशा से ही पीछे देखा गया है, उनको पीछे रखने की कोशिश की गई है। तो जाहिर सी बात है जो ये गठबंधन बनाया है, अगर इसमें ओवैसी साहब को नहीं भी लिया गया या बहन जी को नहीं भी लिया गया, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लिया गया नहीं है, मायावती तो उन्होंने पहले कह दिया था कि ना ही तो वो एनडीए के साथ जाएंगे ना ही वो इंडिया के साथ जाएंगी। रही बात ओवैसी की, आपने कहा कि जो है नहीं लिया गया है, पहल तो करें। नहीं सुनिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, देखिए मैं उन मायावती जी का जवाब दे नहीं हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही ओवैसी जी की बात, ओवैसी साहब को अगर आप लेंगे तो फ़ायदे में है, नहीं लेंगे तो आपको नुकसान पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम अल्लाह के मोहताज थे। हम तो हर बार होता है जब जब ओवैसी जी चुनावी मैदान में आया तो सबका नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं कि बी पार्टी की बात, ऐसे थोड़ी कहते हैं लोग। देखिए, बातें चाहे आदमी जितनी कर ले, लेकिन जब हम बात करते हैं कि डेटा पे अगर बात करो तो सब भाग जाते हैं। वो चाहे किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को बैठा दीजिए और मैं उससे पूछूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, बताओ कितना वोट काटा ओवैसी ने, जवाब नहीं है मुंह से देने को। लेकिन क्या है, गरीब लोगों के, आम जनता के बीच में जाएंगे, नहीं ओवैसी साहब ने आकर वोट काट दिया। लोग ज़्यादा देखते हैं नहीं, पढ़ते हैं नहीं, डेटा देखते नहीं है, कहते हाँ भैया काट दिया। ऐसा नहीं है, अगर आप डेटा उठाकर देखो तो 90+ जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी को गया है। तो वोट कहाँ काटा भैया हमने? 90+ सपा को वोट गया है, लेकिन दलित जो वोट है वो ये देखा जा रहा है कि छिटक कर चला गया बीजेपी की तरफ, मायावती से। ये कमजोरी अखिलेश यादव की थी ना, ये कमजोरी उनकी थी कि उन्होंने वोट क्यों नहीं हासिल कर पाए, उनके अंदर वो उम्मीद क्यों नहीं जगा पाए। दलित वोट अगर उनको नहीं मिला तो उनको देखना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई। आप उनका भरोसा लेने में नाकाम रहे, बीजेपी ने वो भरोसा ले लिया। तो आप सिर्फ अगर बस से खड़े होकर प्रचार करेंगे, बस के ऊपर खड़े होकर यूं हाथ दिलाकर सोचेंगे वोट मिल जाएगा, तो वोट ऐसे नहीं मिलता मेरे भाई। वोट लेने के लिए आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आम जनता के बीच में जाना पड़ता है, उनका दुख और दर्द सुनना पड़ता है, उनकी तकलीफ़ों को जानना पड़ता है। तब जनता का विश्वास आप पर होता है कि हाँ, इसको अगर जिताएंगे तो हमारा काम करेगा। आप तो यूँ निकल गए रैली के साथ, आपने यूँ हाथ हिला दिया, वोट दे देना, ऐसे नहीं होता है। देखिए, आपका मानना है कि जनता के बीच में जाना चाहिए, मिलना चाहिए, लोगों के दर्द को समझना चाहिए। क्या आपने कभी हैदराबाद का चुनाव देखा है? हैदराबाद के अंदर उनके वालिद साहब भी सांसद रहे हैं, असद साहब भी सांसद लगातार जीतते आए, लेकिन इलेक्शन से पहले एक एक गली में जाते हैं सदर साहब, एक एक आदमी से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? जनता का एक विश्वास होता है कि मेरा नेता हमारे पास आया। आप अगर ओवैसी साहब यूं ऐसे इनकी तरह करने लगे, बस के ऊपर से ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर मैं तो वैसी हूँ, ऐसा नहीं है। मुसलमान तो फिर भी उनके साथ में अगर देखा जाए तो नहीं है, बहुत कम ही मुसलमान है जो उनके साथ में है। आप कह रहे हैं कि वो जाते हैं लोगों के बीच में। देखिए, हम मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, सबसे बड़ा मिथ तो ये है। हम हर गरीब तबका, जो पिछड़ा हुआ तबका, जो दबा कुचला तबका है, हम उसकी बात करते हैं। पहली चीज़, मुसलमान हो, दलित हो, ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा। हम एक बात कहते हैं, एक कुर्सी है, वो मुल्क समझ लीजिए आप, उसके 4 पाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि इस कुर्सी का एक पाया है वो ख़राब हो गया है। वो कैसे ख़राब हो गया है? जो हिंदुस्तान का डेटा है, सच्चर कमेटी है, वो कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ा मुसलमान है। तो हम कह रहे हैं कि कुर्सी का ये पाया ज़रा सा ख़राब हो गया है, इसको सही कर दो। तो हम क्या गलती कर रहे हैं? हम कह रहे हैं दलित जो एक पाया है इस मुल्क में, वो जो है कमज़ोर हो गया, इसको सही कर दो। तो हम मुल्क को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम धार्मिक और जातिवादी की राजनीति कर रहे हैं। हम इसकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। इल्जाम तो उनके ऊपर यही लगता है ना, ये ओवैसी के ऊपर कि मंचों से, एक मिनट, रैलियां हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, आपने तो जो है लोगों को संबोधित भी किया है। इल्जाम ओवैसी के ऊपर हमेशा से यही लगता आ रहा है कि अपने मंचों से ये हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, ना कि दूसरे लोगों की बात करते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम बात तो पहले उनकी करेंगे, उनको खड़ा देखिए। क्लास में टीचर जो होता है वो उस स्टूडेंट के ऊपर मेहनत करता है जो कमज़ोर है, जो पढ़ाई में पीछे है ना। हम टीचर जो होता है उसकी बात करेगा पहले, जो पढ़ाई में एकदम टॉप है तो उस पर भी ध्यान देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कि मेरा ये बच्चा कमज़ोर है, मैं इस पर ज़्यादा अपना वक्त दूँ। तो ओवैसी साहब वही बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप एजुकेशन का रिकॉर्ड उठा के देख लें, इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ा पढ़ाई के अंदर कोई है तो मुसलमान और दलित हैं। तो अब मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि कमी किसकी है, ये कमी किसकी है? मैं बता रहा हूँ, ये कमी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप स्कूल खोल के दो, कॉलेज खोल के दो इन बच्चों के लिए, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इन बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को सरकारी नौकरियों में लाओ ताकि ये आगे बढ़ें, तरक्की करें। तो आप हमसे कहते हैं कि नहीं, आप इनकी बात ना करो। मैं क्यों ना करूँ बात? अगर इस मुल्क के अंदर अगर कोई भी समाज हो, अगर ब्राह्मण भाई हमारे अगर पिछड़े हैं
तो मैं उनकी भी बात करूंगा कि भाई इनको पढ़ाई की ज़रूरत है, इनको पढ़ाई दो। जो तबका पीछे है मैं उसकी बात करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तेलंगाना में चुनाव होना है, वहाँ भी कांग्रेस का एक बयान आया कि जो है वो MIM वो बीजेपी की भी पार्टी है। इस तरीके से आरोप तमाम राज्यों में लगे हैं। मैं आपके चैनल से ये चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को। आप पिछली बार अमेठी और क्या नाम था, वायनाड से चुनाव लड़े थे। आप अब की ऐसा करना, वायनाड और हैदराबाद से चुनाव लड़ लो, आप लड़ लो चुनाव। वहाँ क्या होगा आप देख लो, अगर जमानतें जब्त ना हो जाएं तो बताइएगा सियासत छोड़ देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं, वो आदमी काम करता है। अच्छा, इस वक्त जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ठीक है ना। और हिंदुस्तान भी दो धड़ में बढ़ चुका है, एक वर्ग वो समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन का, एक वर्ग वो समर्थन कर रहा है इजराइल का। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान किसके साथ में है? देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं है, हिंदुस्तान की आप बात करो। हिंदुस्तान, ये भारत जो है ये हमेशा से ये मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ खड़ा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ खड़े थे जब सरकार बनी थी, और उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था कि सरकार अगर बीजेपी की बन गई है तो ये मत समझो कि हम फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान है, रिकॉर्ड में है। तो उन्होंने ये बताया कि ये मुल्क जो है हमेशा पिछड़ों के साथ, जो इस दुनिया में जो बेचारे सताए जा रहे हैं, हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होता है। अब अगर इस मुल्क को दो धड़ों में, विचारधारों में बांटा जा रहा है तो ठीक है, बंटने दीजिए, ये सब वापस आके मिल जाएंगे। ये मैंने आपसे पहले ही कहा ना, ये मुल्क की मिट्टी ऐसी है जो नफरत के बीज को ज़्यादा देर अपने अंदर रखती नहीं, उखाड़ के फेंक देती है। तो आज जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं बेचारे, मजलूम हैं, अगर आप पूरा इतिहास उठा के देख लिए तो आप जानते हैं कौन। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने खुलकर बोला था कि वो इजराइल के साथ में है, ठीक है, भारत भी इजराइल के साथ में है। और कल विदेश मंत्रालय का एक ट्वीट आता है, वो कहता है कि जो है हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय और नरेंद्र मोदी के ट्वीट को, कांग्रेस के ट्वीट को कैसे देख रहे हैं? असल में वो जो हमला हुआ था उस पर निंदा की थी प्रधानमंत्री जी ने, उस पर निंदा की थी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि हिंदुस्तान, भारत हमेशा कमज़ोरों के साथ खड़ा रहता है। भारत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है, भारत के पास अपनी खुद एक विचारधारा है। हम किसी की विचारधारा पे नहीं चलते हैं। हमारा मुल्क देखता है कि कौन कमज़ोर है, कौन पिछड़ा है, हमारा मुल्क उसके साथ खड़ा होता है। और आप, मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से, हमारी देश की सरकार से, कि हमेशा की तरह जैसे भारत मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है, गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, आगे भी वो ऐसे ही खड़ा होगा।